हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजीव। तो अपना जो सेकंड चैप्टर चल रहा था बच्चों, सॉल्यूशन विलियन, कंप्लीट हो चुका था और उसमें मैंने आपको 2 यूनिट टेस्ट दिए थे। उन दोनों यूनिट टेस्टों को आपको अपनी होमवर्क की कॉपी में डेफिनेटली करना है। एक सीट भी दी थी, उस सीट को भी आप करके देखिए। आपको कितने न्यूमेरिकल्स, कितने क्वेश्चंस आते हैं, ये बताएगा कि आपको कितना समझ में आया। ठीक है, आज मैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर लेने जा रहा हूँ जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और हिंदी में कहते हैं वैद्युत रसायन। आज जो अगला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, उसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और हिंदी में कहते हैं वैद्युत रसायन। इसके भी नोट्सों का जो PDF है वो मैं ऑसवाल ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर चुका हूँ। आप वहाँ से अपने नोट्स में राइट डाउन करिए। लेकिन बेटा ये ध्यान रखिए कि आप जैसे आज का फर्स्ट वीडियो होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, इस वीडियो को आप पहले अच्छी तरह देखिए और जितना ये वीडियो है उतना अपनी कॉपी में इस चैप्टर को राइट डाउन करें। फिर नेक्स्ट वीडियो देखिए, फिर उतना कॉपी में राइट डाउन करें। तो ये प्रोसेस करने से आपको समझ में ज़्यादा आएगा और आपके ऊपर जो लिखने का एक बर्डन है नोट्सों को, वो नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब मैं बात करने जा रहा हूँ थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैद्युत रसायन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, वैद्युत रसायन क्या है, सबसे पहले मैं इसी की परिभाषा के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो बच्चों ध्यान से सुनिएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच एनर्जी रिलीज्ड इन द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस इज कन्वर्टेड into the electrical energy and at the same time this electrical energy is used to bring about non-spontaneous process। कहने का मीन है कि जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में केमिकल रिएक्शंस होती है, उन केमिकल रिएक्शंस में जो एनर्जी रिलीज होगी वह एनर्जी तुरंत ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एट द सेम टाइम नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को कंप्लीट करने में यूज में लिया जाता है। दिस ब्रांच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब हिंदी में सुनिए बेटा। विद्युत रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत स्वतः प्रवर्तित प्रक्रमों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं से उत्पन्न रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है और यह वैद्युत ऊर्जा उसी समय अस्वतः प्रक्रमों को संपन्न करने में प्रयुक्त की जाती है। विद्युत रसायन की साइंस की इस शाखा को हम विद्युत रसायन कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत रसायन। और बेटा जो ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसका जो बेस है वो रिडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि जो सेल में रिएक्शन होगी, केमिकल रिएक्शन, वो कौन सी होगी? रिडॉक्स। तो ये ट्रांसफॉर्मेशंस का बेस है वो कौन सी रिएक्शंस होगी? रिडॉक्स रिएक्शंस। यानी ये जो रूपांतरण हो रहा है ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, तो ये रूपांतरण रिडॉक्स अभिक्रिया पर आधारित है। इस पर आधारित है रिडॉक्स अभिक्रिया। तो ये मैंने डेफिनेशन की बात की बेटा। अब मैं आगे बात करने जा रहा हूँ मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स हिंदी में कहते हैं धात्विक व विद्युत अपघटनी चालक। धात्विक व विद्युत अपघटनी चालक आप सभी पढ़ चुके हैं बेटा फर्स्ट चैप्टर में। मेटेलिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स पढ़ा है ना सभी ने आपने। तो मेटेलिक कंडक्टर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द फ्री मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मेटेलिक कंडक्टर्स conduct electricity due to the free movement of electrons, and on rising temperature the conductivity of metallic conductors decreases। ये मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में एक्सप्लेन किया। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स क्या होते हैं बेटा? कंडक्टर्स which conduct electricity due to the free movement of ions, due to the free movement of ions, these conductors are called electrolytic conductor, and on rising temperature conductivity of electrolytic conductors increases। ठीक है, कहने का मीन है कि जो धात्विक चालक है उनमें विद्युत धारा का प्रभाव इलेक्ट्रॉनों की मुक्त गति के कारण होता है और ताप को यदि आप बढ़ाएंगे तो धात्विक चालकों की चालकता में कमी हो जाएगी।
और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में विद्युत धारा का प्रभाव आयनों की मुक्त गति के कारण होता है। किसके कारण? आयनों की मुक्त गति के कारण होता है, और ताप बढ़ाने पर इनकी जो चालकता है वो बढ़ जाती है। और आपको ये भी ध्यान होगा कि जो मेटेलिक कंडक्टर्स है उनकी कंडक्टिविटी रेंज कितनी होती है? 10⁻⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। कितनी होती है? 10⁻⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ये किसकी कंडक्टिविटी रेंज है? मेटेलिक कंडक्टर्स की। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी रेंज है वो कितनी होगी? 10⁻⁴ टू लेस देन 10⁻⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। यानी 10⁻⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स से 10⁻⁷ से कम ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये कंडक्टिविटी रेंज है किसकी? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की। ये आपको समझ में आना चाहिए, जो मैं पहले चैप्टर में आपको पढ़ा चुका हूँ, वापस से मैंने रिपीट किया है। अब जो अगला पॉइंट आ रहा है इसी का, फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टिविटी ऑफ मेटेलिक कंडक्टर्स। फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टिविटी ऑफ मेटेलिक कंडक्टर्स कहने का मीन है कि धात्विक चालकों की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। धात्विक चालकों की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक 4 कारक है। आप देखिए, पर यूनिट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी प्रति परमाणु संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रति परमाणु संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या। दूसरा है डेंसिटी ऑफ मेटल, थर्ड है स्ट्रक्चर ऑफ मेटल, और फोर्थ है टेम्परेचर। टेम्परेचर का तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया ही था कि टेम्परेचर को राइज करोगे तो मेटेलिक कंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। और क्यों होगी इसका रीजन मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको क्लियरली बताया था, ठीक है ना? क्योंकि जैसे आप टेम्परेचर राइज करोगे तो जो आपकी कर्नल है वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगी, जो आपकी अस्थि है उसमें कंपन होने लग जाएगा, और जब कंपन होगा तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में ऑब्स्ट्रक्शन यानी प्रतिरोध उत्पन्न होगा, और उसी प्रतिरोध रुकावट के कारण जो कंडक्टिविटी है मेटेलिक कंडक्टर्स की वो डिक्रीज हो जाती है ऑन राइजिंग टेम्परेचर। अगला है स्ट्रक्चर ऑफ मेटल की बात करें बेटा, मेटल की जो स्ट्रक्चर है वो कई टाइप्स की होती है। अब जितने टिपिकल स्ट्रक्चर होगी बेटा उतना ही इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कम होगा, और इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कम होगा तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी, ठीक है। फिर है डेंसिटी ऑफ मेटल, मेटल की डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी कंडक्टिविटी उतनी डिक्रीज होगी, कंडक्टिविटी उतनी डिक्रीज होगी, आपको ध्यान रखना है। पर एटम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पर एटम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर इंक्रीज होंगे तो बेटा नॉर्मल कंडीशन में तो जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी, लेकिन जब टेम्परेचर को राइज करोगे तो उस कंडीशन में पर एटम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा भी है तो भी कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। ये 4 फैक्टर्स हैं जो मेटेलिक कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी को इफेक्ट डालते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन बुक में नहीं है, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा बताया है, उसके बेस पे आपको करना है। अब मैं आगे जो बात करने जा रहा हूँ वो इलेक्ट्रोलाइट्स की विद्युत अपघट्य की बात करने जा रहा हूँ, जिससे अपन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के लिए बात करेंगे। तो बच्चों मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो होगा इलेक्ट्रोलाइट्स। कौन सा? इलेक्ट्रोलाइट्स। हिंदी में कहते हैं विद्युत अपघट्य, हिंदी में कहते हैं विद्युत अपघट्य। क्लियर है? अब इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है बेटा, ये आपको पता होना चाहिए। यानी substance whose conduct electricity, substance whose conduct electricity and ionized in the ions on passing electricity, ionized in the ions on passing electricity। यानी कहने का मीन है कि वे सब्सटेंस जो कंडक्टिविटी शो करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं तो वो अपने आयंस में आयनाइज्ड हो जाते हैं। दिस टाइप ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। कहने का मीन है, हिंदी में सुनिए, वे पदार्थ जो विद्युत चालकता प्रदर्शित करते हैं और विद्युत धारा प्रवाहित कराने पर वे अपने आयनों में आयनित हो जाएं तो उन्हें विद्युत अपघट्य कहते हैं। कहने का मीन है कि विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। क्लियर बच्चों? अब ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ
आयोनाइजेशन, यानी वियोजन की मात्रा या आयनन की मात्रा के आधार पर विद्युत आवृत्तियों को यानी इलेक्ट्रोलाइट्स को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इलेक्ट्रोलाइट्स कैन बी डिवाइड इन टू टाइप्स। अब कौन कौन से टू टाइप्स होते हैं? फर्स्ट होता है बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, और सेकंड होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। एक है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जिसको हिंदी में कहते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य। हिंदी में क्या कहते हैं? प्रबल विद्युत अपघट्य। और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं उनको हिंदी में कहते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य। पहला है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, हिंदी में कहते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य। दूसरा है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, हिंदी में कहते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य। अब प्रबल विद्युत अपघट्य में क्या होता है बेटा? जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है उनका जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है वो ग्रेटर होता है, हायर होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन हायर होता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन लेसर होता है। पहला डिफरेंस। दूसरा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन द आयंस ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, यानी आप करंट को पास करेंगे, विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे, तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो अपने आयंस में कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाएंगे। यानी प्रबल विद्युत अपघट्यों के आयनन की मात्रा अधिक होती है और विद्युत धारा प्रवाहित कराने पर ये पूर्ण रूप से अपने आयनों में आयनित हो जाते हैं या वियोजित हो जाते हैं। उन्हें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स या प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। जैसे HCl की बात करें, HNO3 की बात करें, H2SO4 की बात करें, ये एसिड के एग्जाम्पल लिए, NaOH की बात करें, KOH की बात करें, ये बेस के एग्जाम्पल लिए। अब साल्ट की बात कर लें, NaCl की बात करें, KCl की बात करें, Na2SO4 की बात करें, एक्सेट्रा। ये साल्ट थे, ये सब कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स प्रबल विद्युत अपघट्य, जो आप 11th में पढ़ के आए। और दूसरा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। मैंने आपसे कहा डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इज लेसर फॉर दीज इलेक्ट्रोलाइट्स। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की जो आयनन की मात्रा है वो कम होती है और पासिंग करंट दे कैन नॉट बी कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन द आयंस, यानी विद्युत धारा प्रवाहित कराने पर ये पूर्ण रूप से अपने आयनों में आयनित नहीं होते हैं। समझ में आया? तो ये आपका कहलाता है दुर्बल विद्युत अपघट्य। जैसे एग्जांपल की बात करें, CH3COOH एसिटिक एसिड, NH2CO3 कार्बनिक एसिड, फिर NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, फिर CH3COONH4, फिर HCN। ये सब एग्जांपल जो मैंने लिखे वो सारे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के। किसके? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के। अब मैं जो बात करूंगा आपके सामने आगे वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो आप देखिए उस टॉपिक को। तो बच्चों आज जो मैं अगला टॉपिक लेने जा रहा हूँ वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। फैक्टर्स अफेक्टिंग द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी विद्युत अपघट्यों की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। विद्युत अपघट्यों की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। अब कौन कौन से कारक हैं? पहले तो 5 कारक अपने निगाह में डालिए। इंटर आयोनिक अट्रैक्शन, फर्स्ट कौन सा है? इंटर आयोनिक अट्रैक्शन, हिंदी में कहते हैं अंतर आयनिक आकर्षण। दूसरा है सॉल्वेशन ऑफ आयंस, आयनों का विलायकन, दूसरा कारक। तीसरा है विस्कोसिटी, हिंदी में कहते हैं श्यानता। चौथा है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, विलयन की सांद्रता, चौथा फैक्टर हो गया। पांचवा है टेम्परेचर, ताप। ये 5 कारक है जो विद्युत अपघट्यों की चालकता को प्रभावित करने वाले होते हैं।
अब फर्स्ट जो आप देख रहे हैं उसमें लिखा हुआ है इंटर आयोनिक अट्रैक्शन, अंतर आयनिक आकर्षण। तो बेटा आपको ध्यान रखना है, अगर आयंस के बिटवीन स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक अट्रैक्शन है तो जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं उस स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक नहीं कर पाएंगे, और जब स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक नहीं कर पाएंगे तो आयंस फ्री मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, और जब फ्री मूवमेंट नहीं होगा तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी, कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। आपको ध्यान रखना है। हिंदी में सुन लें, अगर आयनों के मध्य अंतर आयनिक आकर्षण बल ज्यादा है तो विलायक के जो अणु है उस आकर्षण बल को नहीं तोड़ पाएंगे, जिससे आयनों की गति में कमी रहेगी, और जब आयनों की गति कम होगी तो उस कंडीशन में विद्युत अपवृत्तियों की चालकता भी कम हो जाएगी। क्लियर हो गया। सेकंड जो फैक्टर मैं लेने जा रहा हूँ सॉल्वेशन ऑफ आयंस। उससे पहले मैं इंटर आयनिक अट्रैक्शन में आपको थोड़ा सा और बता दूं बेटा, एनर्जी रिलीज्ड ड्यू टू द इंटर आयनिक अट्रैक्शन, ड्यू टू द इंटर आयनिक अट्रैक्शन इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। यानी अंतर आयनिक आकर्षण के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उस ऊर्जा को हम जालक ऊर्जा कहते हैं। समझ में आ गया। और एनर्जी रिलीज्ड ड्यू टू आयन सॉल्वेंट attraction, energy released due to ion solvent attraction, that is called solvation energy, that is called solvation energy. If solvent is the water, if solvent is water, then this solvation energy is called hydration energy. कहने का मीन है कि आयन और विलायक की अणुओं के मध्य आकर्षण के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उस ऊर्जा को विलायकन ऊर्जा कहते हैं, और अगर आपका विलायक जल है तो उसे हम जलयोजन ऊर्जा कहेंगे। और ध्यान रखना बेटा, जालक ऊर्जा का मान अगर विलायकन ऊर्जा के मान से ज्यादा होगा तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। अगर जालक ऊर्जा का मान विलायकन ऊर्जा के मान से ज्यादा है तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। कहने का मीन है, इफ द लैटिस एनर्जी इज मोर देन सॉल्वेशन एनर्जी देन कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। ये आपको ध्यान रखना है। ये फर्स्ट पॉइंट चल रहा था अपना। अब सेकंड पॉइंट मैं लेने जा रहा हूँ सॉल्वेशन ऑफ आयंस, सॉल्वेशन ऑफ आयंस। तो बेटा आपको ध्यान रखना है, अगर आयंस का सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के द्वारा इजीली सॉल्वेशन हो जाता है, इजीली सॉल्वेशन हो जाता है, तो बेटा उसका मीन ये होता है कि जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो आयंस के साथ जुड़ जाते हैं, आयंस के साथ जुड़ जाते हैं, और जब वो आयंस के साथ जुड़ेंगे तो उनका साइज बिगर हो जाएगा, और साइज बिगर होगा तो उनकी जो वेलोसिटी है आयंस की वो डिक्रीज हो जाएगी, और जब आयंस की वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो बेटा उस कंडीशन में कंडक्टिविटी आल्सो डिक्रीजेस। आपको ध्यान रखना है। हिंदी में सुन लें, अगर आयनों का विलायक के अणुओं के द्वारा विलायकन आसानी से हो जाता है तो इसका मीन यह होता है कि जो विलायक के अणु है वो आयन के अणुओं के साथ जुड़ गए, जिससे आयन के आकार में वृद्धि हो गई और आयनों की गति में कमी हो गई, और आयनों की गति में अगर कमी होगी तो उस कंडीशन में आयनों की जो चालकता है या विद्युत अपवृत्ति की जो चालकता है वो कम हो जाएगी। क्लियर। थर्ड पॉइंट होता है विस्कोसिटी। आपको ध्यान रखना है बेटा कि विस्कोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटर आयोनिक अट्रैक्शन, विस्कोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटर आयोनिक अट्रैक्शन, इंटर आयोनिक अट्रैक्शन यानी अंतर आयोनिक आकर्षण बल के समानुपाती होती है श्यानता। अगर इसका मीन क्या हुआ कि अंतर आयोनिक आकर्षण बल इंटर आयोनिक अट्रैक्शन फोर्स अगर इंक्रीज होगा तो विस्कोसिटी भी इंक्रीज होगी, और आपको पता है जब इंटर आयोनिक अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होता है तो कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। तो विस्कोसिटी अगर राइज होगी तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी, चालकता कम हो जाएगी। तो श्यानता अंतर आयनिक आकर्षण बल के समानुपाती है, तो श्यानता अगर ज्यादा होगी तो बेटा आपको पता है अंतर आयनिक आकर्षण बल भी ज्यादा होगा, और अंतर आयनिक आकर्षण बल ज्यादा होगा तो चालकता की मान में कमी हो जाएगी। समझ में आया? तो ये पहले पॉइंट में मैंने अभी एक्सप्लेन किया था। अगला है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो बेटा अगर आपने सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया तो जो आयंस हैं उनका मूवमेंट कम हो जाएगा। अगर आपने सॉल्यूशन में विलयन में सॉल्यूट यानी विलय की कंसंट्रेशन यानी सांद्रता को बढ़ा दिया
तो ध्यान रखना जो सोल्यूट या विलय के आयंस होते हैं उनका मोमेंट कम हो जाएगा, उनकी गति कम हो जाएगी, और उनकी गति अगर कम होगी तो उस कंडीशन में आप ध्यान रखना जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उनकी कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। लास्ट जो बचा वो है टेम्परेचर। तो बेटा टेम्परेचर को हिंदी में ताप कहते हैं, और आपको पता है कि जो विद्युत अपघट्य है वो विद्युत अपघट्य की जो चालकता है वो ताप के समानुपाती है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी। तो बेटा टेम्परेचर राइज करोगे तो इलेक्ट्रोलाइट्स की जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी। क्यों होगी? क्योंकि फ्री मूवमेंट ऑफ आयंस इंक्रीज होगा, यानी आयंस की मुक्त गति बढ़ जाएगी, और आयंस की अगर मुक्त गति बढ़ेगी तो उस कंडीशन में बेटा आप ध्यान रखना कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उनकी कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी, उनकी चालकता बढ़ जाएगी। या अब मेरा एक टॉपिक था। अब मैं जो अगला टॉपिक में लेने जा रहा हूँ वो है रूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो बच्चों अगला जो मेरा टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, विद्युत अपघटन की क्रियाविधि। मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, विद्युत अपघटन की क्रियाविधि। तो बेटा आपको ध्यान रखना है कि इन इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी। कहने का मीन है कि विद्युत अपघटन की क्रिया में विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। और जिस वेसल को हम यूज में लेते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए, जिस वेसल को आप यूज में लेंगे दैट इज कॉल्ड वोल्टामीटर और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो केमिकल रिएक्शन होगी वो होगी नॉन स्पॉन्टेनियस। इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो केमिकल रिएक्शन होगी वो कौन सी होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, ये एक सेल मैंने आपके सामने बना रखा है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जिसको आप कह रहे हैं। इसमें ये एनोड है, ये कैथोड है, दोनों को बैटरी से यानी टर्मिनल से जोड़ दिया। इसमें मैंने जो सॉल्यूशन फिल किया वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, विद्युत अपघटनी विलयन। और इसमें जैसे आप विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को पास कराते हैं, तो जो विलयन में ऋणायन है वो तो एनोड की ओर गमन करेंगे और जो धनायन है वो कैथोड की ओर गमन करेंगे, क्योंकि एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे मैं यहाँ पर मोल्टन NaCl के विद्युत अपघटन की क्रियाविधि की बात करने जा रहा हूँ। गलित NaCl के विद्युत अपघटन की क्रियाविधि कैसे होगी? तो सबसे पहले जैसे आप विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे तो गलित NaCl अपने आयनों में विभाजित होगा Na+ और Cl- में, और फिर जो रिएक्शन एनोड पे होगी तो एनोड पे कौन सा आयन जाएगा? Cl-, क्योंकि एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो Cl- वहां गया, उसने अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, त्याग दिया और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो गया और आपका इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ गया? कैथोड पर। तो कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी? बेटा Na+ कैथोड पे जा रहे हैं, वहाँ इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त कर रहे हैं और रिड्यूस होकर अपचयित होकर सोडियम धातु में परिवर्तित हो गए। ये छोटी सी इलेक्ट्रोलाइसिस की क्रियाविधि थी। तो बेटा आज का अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक पसंद आया हो तो बेटा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।